यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम यहाँ पर केवीएस टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। एसएसटी यानी कि हिस्ट्री तैयारी किसकी कर रहे हैं हम? केवीएस की, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आपके लिए कुछ लाइनें लिखी हुई है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयाँ। कठिन परिश्रम से आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अब इस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अवॉइड क्या फ़ोन, सोशल साइट से अवॉइड करना पड़ेगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा। जिस टाइम आप कंसंट्रेशन पढ़ाई पर बना सकते हो, क्या कंसंट्रेशन, एकाग्रता। जिस टाइम आपकी सबका एक टाइम होता है कि वो उस टाइम ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकता है। यानी कि एक टाइम क्या होता है बच्चों का, सभी के साथ होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि जिसमें उसे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती है। तो जो भी आपका वो टाइम है, किसी का रात में होता है, किसी को दिन में अच्छा लगता है। तो जो भी आपका टाइम है, एक तो वो टाइम सिलेक्ट, उस टाइम में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो अपनी तैयारी को। तो क्या लिखा है इसमें? कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय। अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हो, कठिन परिश्रम का मतलब है अगर आप अब अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए अपना टाइम दे रहे हो, उसे अच्छे से पढ़ रहे हो, जो मटेरियल है आपका उसे अच्छे से तैयार कर रहे हो, आलस्य नहीं कर रहे हो, तो आपको अवश्य ही जीत मिलेगी, अवश्य ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अभी आप आलस्य कर रहे हो, नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नहीं शाम को पढ़ेंगे, ऐसे करते करते आप कल पे छोड़ रहे हो, आलस्य दिखा रहे हो, तो आपको जीत नहीं मिलेगी। आलस्य से हमेशा हार मिलती है, कल कभी नहीं आता। तो उठो अभी, बल्कि अभी से आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। और अहंकार से क्या मिलेगी? कठिनाइयाँ। अहंकार करोगे तो आपकी जो कठिनाइयाँ होगी वो और बढ़ती चली जाएगी कि मेरे को तो सब आता है, ये आता है। कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है कि उसे सब कुछ आता हो। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है? कठिन परिश्रम करना है। आपने अपनी पढ़ाई को लिए समर्पित होना है, अपनी पढ़ाई को टाइम देना है, अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, किस तरह आपको पढ़ना है, किस टाइम क्या पढ़ना है, ये सब आपको तय करके चलना पड़ेगा। एक टाइम आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और आलस्य को दूर भगाना है, आलस्य नहीं करना है, लेज़ीपन नहीं दिखाना है, लेज़ी नहीं रहना है। आपको पढ़ाई के लिए लेज़ी नहीं रहना है, आलस्य को दूर भगाना है। और अच्छे, यानी कि सर्दी का टाइम है, आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जब भी आपको टाइम हो, जो भी आपका पढ़ने का टाइम होता है, उसमें आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और अहंकार से आपको क्या मिलेगी? कठिनाइयाँ मिलेगी। अहंकार से हमेशा कठिनाइयाँ मिलती है। आपको किसी भी चीज़ के लिए क्या नहीं करना? घमंड नहीं करना कि मेरे को तो सब आता है। इस तरह की बातें कभी भी अपने माइंड में नहीं लानी है। आपको हमेशा सीखते रहना है और कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा है। आगे आपको बुक दी गई है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो हमें उससे पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह के पुट ऑफ होते हैं एग्ज़ाम में। एक तो कोई पहली बार पेपर देगा तो उसे यही नहीं पता होता कि किस तरह का पेपर आता है, तो उसे प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुट ऑफ हो सकते हैं। उसका
उसको क्वेश्चन का जो एक मेथड होता है उसका पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह के एग्ज़ाम में पुट अप होते हैं, और हमें कुछ न कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वही हमारे एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में मिलते भी हैं। और टीजीटी का सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन इससे भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। हेल्प जो होगी आपको ज़रूर मिलेगी। और इसमें आपको किस किस चीज़ के प्रीवियस ईयर के पेपर मिले, लाइब्रेरी के, पीआरटी और टीजीटी तीनों के पेपर मिल रहे हैं आपको। कितनी कीमत पर? सिर्फ 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको, बहुत ही कम प्राइस है इनका, 30 रुपये है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। इसमें आपको लाइब्रेरी, पीआरटी और टीजीटी तीनों के पेपर मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हो, परचेज़ करना चाहते हो, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज़ कर सकते हो। चलिए, बहुत ही कम प्राइस में आप रखा गया, आप सभी के लिए बहुत ही कम प्राइस रखा है। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखेंगे अब हम अपना। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है बच्चों, हम यहाँ पर केवीएस, टीजीटी एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री की मैराथन क्लासेस कर रहे हैं। हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हमें केवीएस में सिलेक्शन चाहिए, हमें नौकरी चाहिए टीजीटी और पीजीटी की, उसके लिए हम क्लासेस कर रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। उसके लिए हम अच्छे से मेहनत करेंगे। आपको भी मेहनत करनी है। एक तो आप वीडियो 2 बार देखें, वीडियो आपको बार बार देखनी है। कैसे आपने एक बार देख ली क्लास, देखने के बाद आप उसे थोड़े बहुत टाइम बाद या जब भी आपको टाइम मिले या तुरंत बाद, या फिर आपने देख ली उसके साथ के साथ आप दोबारा से भी वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है दोबारा से वीडियो देखना? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन पढ़े, आपने क्वेश्चन देखे कि आपने कितने क्वेश्चन सीखे, कितने क्वेश्चन का आपको आंसर आता है, कितने स्कोर आप कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, ये आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। और आप उसी तरह अपनी तैयारी करते रहेंगे, अपनी तैयारी की ओर बढ़ेंगे। अपना जो तैयारी का जो टाइम है वो आप थोड़ा और देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन सारे नहीं आते तो आप देखोगे कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है कि हम सभी क्वेश्चन का रिप्लाई या सभी क्वेश्चन का जवाब आंसर नहीं दे पा रहे हैं। क्या हो रहा है कि हमें सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। और ये ज़रूर होगा कि आप दोबारा से वीडियो देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डेट वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि डेट में तो आप ऑलरेडी कंफ्यूज होगे, हमेशा से कंफ्यूज होगे। डेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डेट ईयर वाले, उनमें तो कंफ्यूज होने ही है। और हिस्ट्री के बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और अच्छे से तैयारी के लिए आपको उसे टाइम भी देना पड़ेगा। और अच्छे से तैयारी के लिए आपको एक और बात, आपको जो पीछे क्लास हो चुकी है हमारी, पहले हम क्लासेस कर चुके हैं, उन क्लासेस को भी कंटिन्यू रखना है, इसलिए कि आप आगे का पढ़ते पढ़ते पीछे का ना भूल जाए। इसलिए आपको जो पिछली भी क्लासेस हो चुकी है, पीछे का जो क्लास हो चुकी है, वे भी आपको तैयार करते रहना है, उन्हें भी साथ साथ पढ़ना है, देखना है कि उनसे क्वेश्चन अब आपको आते हैं या फिर सब भूल गए। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। जो पिछली क्लासेज हो चुकी है उन्हें भी आपको साथ साथ पढ़ना होगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आपकी जो जॉब आपको टीजीटी पीजीटी में ज़रूर मिलेगी, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन उसके लिए आपको भी एफर्ट्स करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सिलेक्शन
पॉसिबल है, आपको सिलेक्शन क्या है, ज़रूर मिलेगा, सिलेक्शन संभव है। तभी अगर आप मेहनत करोगे, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर, मेहनत तो करनी होगी। मेहनत पर जितनी जल्दी आप मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, उतनी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले, जॉब से पहले तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी, सिलेक्शन मिलेगा। तो आपको जो पीछे की वीडियो है, पीछे की क्लासेस हो चुकी है, उनको भी देखते रहना है, जिससे आप पिछला जो हो चुका है वो भूले ना और आपको उनसे भी क्वेश्चन आते हो। कभी ऐसा हो कि आगे के क्वेश्चन के चक्कर में आप पिछला सभी कुछ भूलते जाए, तो इसके लिए आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। एक तो क्लासेस कंटिन्यू कीजिए, क्लासेस कंटिन्यू करोगे तो आपको जो नॉलेज होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको साथ साथ क्वेश्चन होते रहेंगे और पिछली वीडियो भी आप देखते रहिए, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से ना घबराए, ना उसमें कंफ्यूज हो। जितना ज़्यादा आप क्लासेस देखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे बिना कंफ्यूजन के। अगर आपने पहले क्लासेस कर ली है और बाद में अब आप देख नहीं रहे हो उन क्लासेस को, तो आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप उनका क्वेश्चन में, आप उन सभी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा नहीं इसका तो ये आंसर होगा, नहीं इसका तो ये आंसर होगा। इस तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप बार बार उस क्लासेस को देखोगे तो आपका जो ज्ञान होगा, आपको जो क्वेश्चन के बारे में जो आपने बार बार पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा और आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर बता दोगे और श्योर रहोगे, उस क्वेश्चन के लिए श्योर रहोगे कि इसका जो आंसर होगा वो यही होगा। उसके लिए आप पूरी तरीके से श्योर रहोगे। तो आपको साथ साथ पिछला और आगे का साथ साथ पढ़ना है, जिससे आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे कि नहीं ये मैंने पढ़ा नहीं, या फिर इसका आंसर में कंफ्यूजन क्रिएट हो। उस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करनी है। अगर उस तरह की प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो आपको पिछला भी साथ में लेना होगा और आगे की जो वीडियो, आगे की जो क्लासेस है उसे भी साथ में रखना होगा, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम में बेटर कर पाओगे, आप सिलेक्शन ले पाओगे। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ध्यान से, आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप टीजीटी या पीजीटी में अगर सिलेक्ट होते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप एक गवर्नमेंट टीचर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से। लेकिन अगर उससे पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना लेज़ीपन छोड़ना पड़ेगा। लेज़ीपन को छोड़ोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। यही टाइम है कुछ करने का। तो आपको क्या करना है, अब से आपको कंटिन्यूटी बनानी है। एक तो सबसे पहली बात, आपको कंटिन्यूटी क्लास देखनी है, रेगुलरिटी दिखानी है। क्लास में क्या दिखानी है आपको, रेगुलरिटी दिखानी है। रेगुलरिटी दिखाओगे, आप डेली क्लासेस करोगे तभी आपका कुछ होगा। और साथ साथ आपको क्या करना है, जो क्लासेस डेली की है वो तो देखोगे और साथ में आपको जो पिछली क्लासेस हो चुकी है उन्हें भी साथ साथ देखना है, जिससे आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर लगा दे बिना किसी कंफ्यूजन के, अपने आंसर के लिए श्योर हो। उसके लिए आपको बार बार क्वेश्चन करने होंगे, तभी आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो पता होगा और उसके लिए आप श्योर होगे और एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। उससे पहले आपको इन क्वेश्चन को बार बार, जितने ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना बेटर आपके लिए होगा। आप उतना बेटर एग्ज़ाम में कर पाओगे। तो उसके लिए आपको बार बार क्या है, वीडियो देखनी है। बार बार क्या, कंटिन्यूटी। आपको एक तो क्लास में कंटिन्यूटी रहनी है, डेली की जो क्लासेस है वो तो करनी है, साथ साथ आपको पीछे की क्लासेस भी करनी है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। चलिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया है। तो आपको बच्चों रेगुलरिटी दिखाने के लिए आपसे डेली क्लासेस करनी होगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 है ये। 120 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 120 क्वेश्चन क्या हमने पहले कर लिए हैं। चलिए ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारी क्लास का, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। इसमें पूछा गया है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 121 में जो बाल विवाह है उसकी प्रथा आरंभ हुई। तो बताइए जो बाल विवाह था उसकी जो प्रथा थी वो कब आरंभ हुई थी, बाल विवाह कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन से काल से बाल विवाह चल रहे हैं। ऑप्शन ए क्या हमारा गुप्त काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया हमारा बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो बताइए कौन से काल से। तो बच्चों बताइए कौन से काल से बाल विवाह की जो प्रथा है वो शुरू हो रही है, यानी कि स्टार्ट हो रही है, चल रही है। बाल विवाह की प्रथा कब से चलती आ रही है, कौन से काल से बाल विवाह चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन है गुप्त काल में इसका राइट आंसर होगा। गुप्त काल में क्या है हमारा सही उत्तर है। गुप्त काल से क्या चल रहा है, गुप्त काल से बच्चों, गुप्त काल से क्या हो रहा है, गुप्त काल से बाल विवाह चलता आ रहा है। बाल विवाह की जो शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुई थी, वो कौन से काल से हुई थी, गुप्त काल से शुरुआत हुई थी। किसकी, बाल विवाह की। जो बाल विवाह शुरू हुआ था वो गुप्त काल से हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 देखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 122। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 में सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया है जो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया जो सोने के क्या थे, सर्वाधिक सिक्के सोने के पूछे गए, किसके, गोल्ड के, यानी सोने के जो सर्वाधिक सिक्के थे, कॉइन थे हमारे, वो कौन से काल में जारी किए गए। काल पूछा गया जिसमें सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। तो इसमें पूछा गया जो सोने के सिक्के हैं वो कौन से काल में जारी किए, सर्वाधिक पूछा गया सबसे ज़्यादा सिक्के सोने के कौन से काल में जारी हुए थे। ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में। तो क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया है हमसे सोने के सर्वाधिक सिक्के पूछा गया है, इसमें कौन से काल में सबसे ज़्यादा जारी किए गए। तो आपको उत्तर बताना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 122 का कि कौन से काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए या जारी किए गए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। कौन से काल में, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए या फिर जारी किए गए। सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के चलाए गए या जारी किए गए सर्वाधिक सिक्के सोने के वो गुप्त काल में शुरू किए गए। यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन गुप्त काल से आए हैं, साथ साथ आपको तैयारी और बेहतर के लिए साथ साथ पता होना चाहिए कि कौन से काल से क्या क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ से अभी हमने देखा जो बाल विवाह की, कौन से, जो हमारा पहला क्वेश्चन था बाल विवाह, वो बाल विवाह की शुरुआत कौन से काल से हुई थी, गुप्त काल से हुई थी। और हमने देखा कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिखा, जो सोने के सर्वाधिक सिक्के थे वो भी गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जारी
किए गए थे। तो क्वेश्चन हमारे दो क्वेश्चन एक साथ क्लियर हुए, जो दोनों ही क्वेश्चन कौन से काल से पुटअप हुए हैं, गुप्त काल से हमसे पूछे गए हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है, एक तो बाल विवाह, जो स्टार्टिंग हुई थी, बाल विवाह की शुरुआत हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी, और दूसरा क्वेश्चन सोने के सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए गए थे वो भी गुप्त काल से किए गए थे। तो दो क्वेश्चन हमारे एक ही काल से आ रहे हैं, गुप्त काल से हमारे दो क्वेश्चन बने। अभी कितने क्वेश्चन बने, अभी हमारे दो क्वेश्चन बने, दोनों के दोनों हमारे एक गुप्त काल से, एक सोने से रिलेटेड है और एक बाल विवाह, यानी कि बाल विवाह चाइल्ड मैरिज यानी कि जो बचपन में शादी हो जाती थी, वो क्वेश्चन नंबर 1 to 1 पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का हमारा। बाल विवाह और सोने के सर्वाधिक सिक्के दोनों की जो स्टार्टिंग यानी कि गुप्त काल में हुई थी। बाल विवाह कब से शुरू हुआ था, गुप्त काल में, और जो सोने के सर्वाधिक सिक्के थे वो सबसे ज़्यादा जारी कौन से काल में किए गए थे, वो भी गुप्त काल में। तो दो क्वेश्चन हमारे एक साथ क्लियर हो गए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, साथ साथ आप क्वेश्चन को रिलेट करते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से काल से आ रहा है और इस काल से, या फिर इस तरह के क्वेश्चन कितने बने हुए हैं इस टॉपिक से। इस तरह आप चलोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, आप रिलेट करना भी सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न है। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अगले पेज की ओर बढ़ेंगे, हमारा अगला पेज है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123वां इसमें दिया गया, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, अगर आपने क्लासेस देखी हो तो इसका आंसर आपको एकदम से पता होगा। अगर आपने क्लासेस अच्छे से की है तो आपको इसका जवाब, इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो बताइए कौन सा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 123 का उत्तर बताइए, कौन सा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा बच्चों। ये आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन इसका था, क्या पूछा गया था, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो बताइए कौन सा गुप्तकालीन शासक है जिसे कविराज बोला जाता है, या कविराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर होगा। समुद्रगुप्त क्या है हमारा, समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। समुद्रगुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। इसका क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि समुद्रगुप्त को शासक को दूसरे कौन से नाम से बुलाते हैं, या क्या कहा जाता है, और ऑप्शन में आपको कविराज दे देंगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से है, आपको उसका उत्तर आना चाहिए। आपको इस तरह तैयारी करनी है कि क्वेश्चन किसी भी तरह पुटअप हो, आप उसका आंसर दे सके, कि एग्जामिनर किसी भी तरह आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उसका जो आंसर है वो अच्छे से दे पाओ, उसका जवाब, उसका जो उत्तर होता है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आपकी तैयारी बेहतर के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको भी अपना एफर्ट्स दिखाना पड़ेगा। आपको भी अच्छे से तैयारी के लिए क्लासेस कंटिन्यू करनी होगी, और क्लासेस कंटिन्यू के साथ साथ आपको जो पीछे की क्लासेस हो चुकी है उन्हें भी साथ साथ देखना होगा, तभी आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बेहतर हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 124 है। इसमें दिया गया है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या दिया गया हमारा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो बताइए बच्चों, जो गुप्त राजवंश था वो किस लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए
प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश? ऑप्शन ए साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन सी राजस्व एवं भूमिकर, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए जो गुप्त राजवंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 124। तो इसका जो जवाब होगा, उत्तर है वो कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य इसका उत्तर होगा। गुप्त राजवंश जो था वो प्रसिद्ध था किसके लिए? कला एवं स्थापत्य के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 दिया गया है, इसमें पूछा गया मुजरिस। क्या दिया गया है? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया जो मुजरिस है, क्या मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो बताइए बच्चों जो मुजरिस है वो कौन से राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी कदम्ब, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 125 का उत्तर बताए बच्चों। मुजरिस बताइए कौन से राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन ए चेर जो है इसका सही उत्तर है। चेर क्या है? हमारा सही उत्तर है। जो मुजरिस है वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। कौन से राज्य का? इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह, चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह बताइए। तो इसका जो आंसर होगा मुजरिस। जो मुजरिस है वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपके बीच बीच में मॉक टेस्ट भी लगाए जाते हैं। पहले आपको क्वेश्चन तैयार कराए जाते हैं, देन आपका मॉक टेस्ट होता है, जिससे आपका पता चले कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपसे कितना आया है, आपने कितना सीखा है क्लासेस से, ये आपको साथ साथ पता चलता रहे और आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सके, अपनी तैयारी बेहतर कर सके। आपको पता होना चाहिए कि आपने साथ साथ क्लास में क्या सीखा है, कितना आपसे आता है, कितने क्वेश्चन का आप आंसर पता है, कितना आप स्कोर कर रहे हैं, ये आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। तो आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओगे। आप एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर लोगे जब आपको साथ साथ पता चलता रहेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन आते हैं और आप कितना स्कोर कर रहे हो। साथ साथ क्लासेस में आपको ये पता चलता रहेगा, तो आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर होती चली जाएगी। आपको साथ साथ पता चलता रहेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन आते हैं और आप कितना एफर्ट्स कर रहे हो, कितना अपनी मेहनत यानी कितना अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित हो, कितना अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हो, किस तरह आप तैयारी कर रहे हो, ये आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। और कहाँ आपकी कमी हो रही है ये भी आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। चलिए इसके लिए आपके बीच बीच में मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, तो आप जो पीछे की क्लासेस है वो भी साथ साथ रखिए, जिससे आपको पीछे की जो क्लासेस है उसका आप भूले नहीं, वो भी आपको उसके जो क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन कराए जा चुके हैं वो भी आपको याद रहे, आप भूले ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 126 है। इसमें पूछा गया गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है गुप्त कौन से वंश का? गुप्त वंश का संस्थापक पूछा गया है। कौन से वंश का? जो गुप्त वंश है उसका जो संस्थापक था वो पूछा गया है। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 126 क्या पूछा गया? गुप्त वंश का संस्थापक पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन ए श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे? श्रीगुप्त कौन से वंश का संस्थापक है था? क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 126 में आपका जो क्वेश्चन है वो घुमा के कैसे पूछ सकते हैं? श्रीगुप्त कौन से वंश का संस्थापक
था। आपसे वंश भी पूछ सकते हैं कि कौन से वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो इसका क्या आंसर होगा? गुप्त। कौन से वंश का संस्थापक है? श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 127 है। इसमें दिया गया गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या दिया गया? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो बताइए जो गुप्त शासक थे उनकी सरकारी भाषा थी। कौन सी भाषा? सरकारी। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, वो गुप्त शासकों की कौन सी भाषा थी? तो क्या बोलोगे? सरकारी। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा पूछी गई है इसमें। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी प्राकृत। तो जो गुप्त शासक थे उनकी जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत थी। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन बी संस्कृत हमारा उत्तर है। गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत थी। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है हमारा? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 128 में? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 128 में हमसे पूछा गया है वह लिपि बताइए। लिपि का नाम पूछा गया है। कौन सी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? किस टाइम में? प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में जो एक लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो उस लिपि का नाम बताइए। ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी नंदनागरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लिपि बताइए जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में जो लिपि थी यानी जो दाईं ओर से बाईं की ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन ए खरोष्ठी। कौन सी लिपि थी वो? खरोष्ठी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सी लिपि थी? खरोष्ठी। तो क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 129 है। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 129 में भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 129 में दिया गया हमारा भीम बेटका। क्या जो भीम बेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए बच्चों भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी सोन नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन सी गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 129 का उत्तर क्या होगा? भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सी गुफाओं के शैलचित्र। जो भीम बेटका है वो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन सी क्या है हमारा उत्तर है। चलिए बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 130 है। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? क्वेश्चन नंबर 130 में दिया गया हमारा निम्नलिखित में से, ये चार हमारे ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था?
एक प्राचीन भारत में क्या पूछा गया है, व्यापारियों का निगम था। तो बताइए बच्चों, कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम पूछा गया है, निगम कौन सा था, व्यापारियों का निगम बताइए। ऑप्शन ए परिषद, ऑप्शन बी मणिग्राम, ऑप्शन सी क्या है हमारा अष्टी दिग्गज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 130 का उत्तर बताइए। एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन था, कौन सा एक इसमें, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन बी मणिग्राम क्या है, व्यापारियों का निगम था। मणिग्राम क्या है, व्यापारियों का निगम था। किसमें, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम था। तो क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 इसमें दिया गया मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्वेश्चन नंबर 131 में दिया गया मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 131 इसमें पूछा गया मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो क्या था। बताइए कौन सा अनाज था जो मानव द्वारा प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी जौ, ऑप्शन डी जौ। तो क्वेश्चन नंबर 131 का उत्तर बताइए कौन सा अनाज था जो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था। 4 आपको ऑप्शन मिले हैं। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन है चावल। चावल जो है वो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन ए क्या हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन नंबर 132 है। इसमें पूछा गया है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। तो जो गुर्जर थे उनको पूछा गया कि कौन से शासक ने गुर्जर को पराजित किया या गुर्जरों को पराजित किया था। तो उस शासक का नाम बताइए बच्चों जिसने गुर्जरों को पराजित किया था। गुर्जरों के साथ युद्ध में गुर्जर हारे थे, यानी कि गुर्जर को पराजित करने वाला शासक का नाम पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे घुमा के कैसे पूछ सकते हैं, राजा का नाम दे देंगे कि इस शासक ने कौन से राजा को इस शासक ने किन को पराजित किया था, उसमें दे देंगे। उसमें ऑप्शन में आपको गुर्जर भी मिलेगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, गुर्जरों को। तो इस क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन ए है हमारा राज्यवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 132 का हमसे पूछा गया था गुर्जर को पराजित करने वाला शासक पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। हर्षवर्धन ने क्या किया था, गुर्जरों को पराजित किया था। तो हर्षवर्धन वो शासक है जिसने गुर्जरों को पराजित किया था। कौन सा शासक है, हर्षवर्धन, जिसने गुर्जरों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 दिया गया हमारा। इसमें पूछा गया है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 133 में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना पूछी गई है। तो उस स्थापना का जो जगह थी जहाँ पर स्थापना की गई उसका नाम पूछा गया है। तो कौन सी जगह थी जहाँ पर गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है, कपिलवस्तु में इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। कपिलवस्तु में क्या की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कपिलवस्तु में। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 दिया गया है। इसमें पूछा गया है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसमें क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसमें पूछा गया है जो गौतम बुद्ध है उसने अपना जो पहला उपदेश था वो पूछा गया है कि उसका जो पहला उपदेश था, सर्वप्रथम उपदेश था, वो उसने कहाँ पर दिया था? किसने? गौतम बुद्ध का पूछा गया है उसने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। उस जगह का नाम पूछा गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सारनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन डी सारनाथ इसका उत्तर होगा। क्या उत्तर है? सारनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है, सारनाथ क्या इसका उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा। 135 क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारा? बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के जो उपदेश थे वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो शासन यानी कि शासन का यानी शासक, जो शासक था उसका नाम पूछा गया है जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश थे वो किसके शासनकाल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया है कि उस शासक का नाम बताइए। उस शासक का नाम पूछा गया है जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश थे वो किसके शासनकाल में दिए गए थे। उस शासक का नाम पूछा गया है जो जिसके शासनकाल में दोनों के जो उपदेश थे वो दिए गए हैं। कौन कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों के उपदेश दिए गए थे। तो ऑप्शन ए हमारा अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन डी बिंबिसार हमारा उत्तर है। बिंबिसार क्या है? हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन डी बिंबिसार इसका उत्तर है। बिंबिसार के शासनकाल के दौरान, जब बिंबिसार शासन कर रहा था उस शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। बच्चों कौन से शासक के शासनकाल के में जो दोनों धर्म कौन से धर्म के उपदेश दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के धर्मों के उपदेश दिए गए थे बिंदुसार शासन के शासनकाल के दौरान दोनों धर्मों के उपदेश दिए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर
136। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आ गया 136। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 है। इसमें पूछा गया महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। किसकी मृत्यु पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया है जो महावीर था उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बताइए बच्चों, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर महावीर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 136 है ये हमारा। ऑप्शन ए कुलगुमले, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया था महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई है, उस जगह का नाम पूछा गया था। तो इसका जो जगह थी वो पावापुरी। कौन सी जगह थी जहाँ पर महावीर की मृत्यु हुई थी बच्चों। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है जो सिद्धार्थ है उसको ज्ञान प्राप्ति पूछी गई है। कौन सी जगह पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस जगह का नाम पूछा गया है जहाँ पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उस जगह का नाम बताना है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो क्वेश्चन नंबर 137 का उत्तर होगा गया। कहाँ पर। गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर। गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो वो गया में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या पूछा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। क्या पूछा गया इसमें। भागवत जो संप्रदाय थे उसके जो विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, उसका नाम पूछा गया। उसका पूछा गया कि किसका जो योगदान था वो अत्यधिक था। किसके विकास में। भागवत संप्रदाय के विकास में पूछा गया है कि किसका योगदान था जो सबसे ज़्यादा था या फिर अत्यधिक था। ऑप्शन ए हिंदू यूनानी, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी पार्थियन, ऑप्शन डी गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 138 में विकास में पूछा गया है भागवत संप्रदाय का जो विकास था उसमें सबसे अत्यधिक जो योगदान था वो किसका था। हिंदू यूनानी का। तो क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन ए हिंदू यूनानी इसका उत्तर होगा। हिंदू यूनानी का योगदान सबसे अधिक था। किसके विकास में। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानी का योगदान अत्यधिक था। तो क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 है। इसमें पूछा गया महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 139 में दिया गया है हमारा महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। जो महात्मा बुद्ध थे वो कौन से क्षेत्रीय कुल के थे ये आपको बताना है। जो महात्मा बुद्ध थे वो
कौन से क्षेत्रीय कुल के थे, उनका कुल पूछा गया है कि कौन से क्षेत्रीय कुल के थे वे। ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी कोल्ली, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कौशल। तो बताइए बच्चों, जो महात्मा बुद्ध थे वो कौन से क्षेत्रीय कुल के थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी शाक्य कुल के, शाक्य क्षेत्रीय कुल। शाक्य कुल के कौन थे? महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 140 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से, ये चार ऑप्शन हमें दिए गए, इनमें से प्राचीनतम राजवंश पूछा गया है कि जो प्राचीनतम राजवंश है वो कौन सा है, उसका पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कण्व। तो कौन सा राजवंश प्राचीन है? ऑप्शन क्वेश्चन दिए गए आपको क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन बी मौर्य क्या है? मौर्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य इसमें प्राचीनतम राजवंश है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 141 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? कौन से साम्राज्य की स्थापना पूछी गई है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना पूछी गई है कि जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जो स्थापना थी वो किसके द्वारा हुई थी या फिर किसने की थी? ऑप्शन ए हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसागर, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उस किसकी स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 इसमें दिया गया है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? किसका प्रचलित जो मुद्रा है उसका नाम पूछा गया है कि उनसे साम्राज्य में जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जो प्रचलित जो मुद्रा चलती थी उसका नाम बताइए। तो कौन सी मुद्रा थी जो मौर्य साम्राज्य के समय में चलती थी? ऑप्शन ए तोल, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी पन, ऑप्शन डी काकनी। क्वेश्चन नंबर 142 का उत्तर बताइए। कौन सी मुद्रा थी जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी या मौर्य साम्राज्य के समय में चलती थी? क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन सी पन। कौन सी मुद्रा थी वो? पन मुद्रा थी जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी। कौन सी मुद्रा? पन मुद्रा मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी। 142 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 दिया गया है, इसमें पूछा गया मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 143 में जो मौर्य काल है उसमें शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 143 में जो मौर्य काल था उसमें जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध यानी कि जो प्रसिद्ध केंद्र था वो पूछा गया है। मौर्य काल के समय में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी
तक्षशिला, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी उज्जैन। तो जो मौर्य के समय में शिक्षा का केंद्र था, जो प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा, तक्षशिला इसका उत्तर है। तक्षशिला क्या हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। जो मौर्य काल था उसमें जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 दिया गया है, इसमें पूछा गया है सांची का स्तूप। कौन सा स्तूप? जो सांची है, सांची का स्तूप पूछा गया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो जो सांची है उसका जो स्तूप था वो किसने बनवाया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो बताइए बच्चों, जो सांची का स्तूप था वो किसने बनवाया है? क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन सी अशोक ने। जो सांची का स्तूप था वो अशोक ने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन सी अशोक इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145, इसमें दिया गया है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा गया है श्रीनगर जो है, श्रीनगर की स्थापना पूछी गई है किस मौर्य शासक ने की? कौन से शासक ने, कौन सा मौर्य शासक था जिसने श्रीनगर की स्थापना की है? क्वेश्चन नंबर 145 का उत्तर बताइए। ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी बिंदुसागर, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा मौर्य शासक था जिसने श्रीनगर की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा? अशोक ने। कौन सा? अशोक जो है इसने, अशोक ने क्या किया था? श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक था जो मौर्य शासक, कौन सा था? अशोक था जिसने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 146 में, क्वेश्चन नंबर 146 में क्या पूछा गया है? जो कण्व वंश था, कौन सा वंश पूछा गया है बच्चों? कण्व वंश का संस्थापक पूछा गया है। जो कण्व वंश था उसका संस्थापक कौन था? कौन से वंश का? कण्व वंश का संस्थापक पूछा गया है। ऑप्शन ए नारायण, ऑप्शन बी सुशर्मा, ऑप्शन सी वसुदेव, ऑप्शन डी भूमिमित्र। भूमिमित्र जो कण्व वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन सी वसुदेव जो था वो कण्व वंश का संस्थापक था। कौन से वंश का संस्थापक था? वसुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। जो वसुदेव है वो कौन से वंश का संस्थापक है? अगर आपसे ये पूछे तो कण्व वंश का संस्थापक था। वसुदेव कौन से वंश का संस्थापक था? कण्व वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 पूछा गया हमसे पुरस्पुर। क्वेश्चन नंबर 147 में क्या पूछा गया है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? क्या पूछा गया? जो पुरुषपुर है, पुरुषपुर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किसका दूसरा नाम है? कौन सा नाम दूसरा नाम है ये किसका? ये 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि किसका दूसरा जो नाम है वो पुरुषपुर है। तो दूसरा नाम
किसका पुरुषपुर है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी पटना। तो क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन सी पेशावर क्या है हमारा उत्तर है। पेशावर क्या है हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। जो पुरुषपुर है वो पेशावर का दूसरा नाम है। पेशावर का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर है और पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर। जो पुरुषपुर का दूसरा नाम है वो पेशावर है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 148 है। इसमें पूछा गया है चरक किसके राज चिकित्सक थे? क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 148 में? चरक पूछा गया है। चरक जो है वो किसके राज चिकित्सक थे? तो बताइए बच्चों, जो चरक है वो किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो बताइए बच्चों, जो चरक है वो किसके राज चिकित्सक थे? क्वेश्चन नंबर 148 का उत्तर बताइए। चरक बताइए किसके राज चिकित्सक थे? तो जो चरक था वो कनिष्क का राज चिकित्सक था। चरक किसके थे? चरक जो था वो कनिष्क का राज चिकित्सक था। तो क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। कनिष्क इसका उत्तर है। जो कनिष्क है वो चरक का राज चिकित्सक था। चरक किसका राज चिकित्सक था? कनिष्क का राज चिकित्सक था। तो क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में हमसे पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है जो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो जो स्वर्ण मुद्राएं थे वो सबसे पहले भारत में किसने चलाई वो पूछा गया है। उसका नाम पूछा गया कि किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी इंडो बैक्टीरियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन सी इंडो बैक्टीरियन इसका सही उत्तर होगा। तो सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं थे वो किसने चलाई थी भारत में? इंडो बैक्टीरियन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी भारत में। किसने? इंडो बैक्टीरियन ने। तो क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन सी इंडो बैक्टीरियन ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 इसमें पूछा गया है भारत रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 150 में और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हमारा आज की मैराथन क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है। इसमें पूछा गया है भारतीय रंगमंच में यवनिका का किसका? यवनिका का शुभारंभ पूछा गया है। किसने किया था? कौन से रंगमंच में? भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ पूछा गया है। ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी पार्थियों ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, ऑप्शन डी शकों ने। तो क्वेश्चन नंबर 150 का उत्तर बताइए बच्चों। किसने भारतीय जो रंगमंच था उसमें यवनिका का शुभारंभ किसने किया? इसका जो उत्तर होगा 150 क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन ए यूनानियों ने जो था वो भारतीय रंगमंच में यवनिकों का शुभारंभ किया था। किसने? यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ
किया था। तो क्वेश्चन नंबर 150 का लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारी क्लास का, इसका ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। चलिए आज की जो बच्चों मैराथन क्लास थी वो यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए आपको क्लास में क्या रेगुलरिटी बनानी होगी। एक तो रेगुलरली आपको क्लासेस देखनी होगी, और जो कंटिन्यू डेली क्लासेस चल रही है डेली बेस वो तो आपको देखनी होगी। साथ में जो पीछे क्लास हो चुकी है वे भी आपको देखते रहना है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी हो और बेटर हो और आपको एग्ज़ाम में सफलता मिले। उसके लिए आपको डेली रूटीन वाली डेली बेसिस वाली क्लास तो देखनी है, साथ साथ आपको पीछे की क्लासेस भी देखते हुए चलना है। चलिए अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपकी जो पढ़ाई है जो स्टडी है वो कंटिन्यूटी चलती रहे। थैंक यू।